हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, उससे कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो आज पूरा ही कंप्लीट नहीं होगा, कुछ पार्ट रह गया था। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा था एनिमल कोऑर्डिनेशन को लेकर के कि उसमें आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि इसमें दो सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। एनिमल बॉडी की अगर मैं बात करूँ, पहला तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग से, क्योंकि उनके पास नर्व सेल्स थे और नर्व सेल्स अपने एक नर्वस सिस्टम, डेट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी आपने इससे पिछले क्लास में स्टडी किया। आज जो है मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, डेट इज़ अबाउट द हार्मोन्स, कि आखिर हार्मोन्स हमारे बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, कैसे इस वर्क को एकम्प्लिश करता है, कैसे यहाँ तक अंजाम देता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन्स इन एनिमल्स। वैसे आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वैसे तो सारा स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने का काम नर्वस सिस्टम कर ही रही थी, फिर हार्मोन्स ये कौन सी बला का नाम है? हार्मोन्स को केमिकल्स भी कहा जाता है। आखिर ये हार्मोन्स की बात हम क्यों करते हैं, क्यों हम इसकी स्टडी करें? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि जो भी स्टिमुलस मैंने इससे प्रायर इसमें डिस्कस किया, वो सभी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में दिया जा रहा था। ये ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको एक बंद कमरे में गर्मी के मौसम में रखा और फिर लाइट के ना होने की वजह से फ़ैन का ऑफ होना, कहीं ना कहीं टेम्परेचर हाई था, एक्सटर्नल इफेक्ट। उसी तरीके से स्मेल की बात हुई थी और रिफ्लेक्स एक्शन में हॉट ऑब्जेक्ट को जब आपने टच किया था, वहाँ से भी आपने देखा, रिस्पॉन्सेस को फील किया। तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स, ये जो स्टिमुलस आप सुन रहे थे तभी से, इनसे पिछले क्लासेस से जो भी मैंने डिस्कस किया, वो सभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लिया गया था। लेकिन हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ स्टिमुलस इंटरनली चलता रहता है। ये ठीक वैसे ही है बेटा। एडोलेसेंस एज में जैसे ही एक स्टूडेंट आता है, आप भी आ चुके होंगे। एडोलेसेंस एज में आने के एक बच्चा जो जो 9th और 10th ईयर्स का है, 9 या 10 साल की अगर बात करें, तो उसके अंदर मेरी प्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आई, उसके एडोलेसेंस नहीं आए, या जो भी बात है प्यूबर्टी वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 10 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है। और स्टार्ट होने के बाद उनमें अलग अलग चेंजेस, बॉडी का हाइट में ग्रोथ, बॉडी शेप साइज में चेंज, अगर बॉयज़ है तो मुस्टेक का आना, बियर्ड का आना, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन होना, ये सब कर कौन रहा है? क्या किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ने जाकर के बॉडी को स्टिमुलस प्रोवाइड किया कि देखो देखो अब तुम टीनेज में आ चुके हो, तुमको अपनी हाइट बढ़ा लेनी चाहिए, तुमको अपनी मूछें बढ़ा लेनी चाहिए, तुमको अपनी ब्रेस्ट का साइज बढ़ा लेना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव कर लेना चाहिए, ऐसा किसी ने एक्सटर्नली आके कहा था? नहीं बेटा। ये जब उस एज को प्रोसीड कर रहे थे तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, मतलब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ जा रहा था, और इस मैच्योरिटी को, काम को अंजाम देने का जो काम किया वो केमिकल्स, और इसी केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। ये भी कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर रहा है। कंट्रोल इसलिए कह रहा हो क्योंकि आपके बॉडी में ग्रोथ कितना होना है वैसे तो डिफ्यूज होता है, उनका कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ अनलिमिटेड हो रहा। ठीक वैसे ही है स्पर्म का प्रोडक्शन किस एज में स्टार्ट होना, ये उसका कंट्रोल है, और कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। एज जब आई तब प्रोडक्शन हो रहा है, किस एज में आना है तब हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, केमिकल्स कर रहे हैं। वैसे तो बेटा फीमेल बॉडी में एक का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाता है, लेकिन जब बात मैच्योरिटी की होती है तो एक का मैच्योरेशन प्यूबर्टी आने के बाद होता। क्लास 8th में आप वैसे थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके होंगे बेटा कि एग का डेवलपमेंट
आफ्टर मैच्योरिटी, जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद होता है। लेकिन क्या किसी ने जाकर के बॉडी ओवेरी को कहा था कि देखो अब तुम 12 साल की हो गई हो, तुम डेवलप करके एग का मैच्योरेशन करो? इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने का काम केमिकल्स करती है। उस केमिकल्स का नाम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। और इसका सिक्रीशन कहाँ से होता, कैसे हो रहा, ये अभी चर्चा का विषय है, डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को तो रिस्पॉन्स देने का काम हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा था, लेकिन जब इंटरनली किसी स्टिमुलस की बात करें तो उसको रिस्पॉन्स देने का काम हमारी बॉडी के केमिकल्स करते हैं। और उसी केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है। और ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन एक पार्टिकुलर ऑर्गेन से होता है। और इसी ऑर्गेन को ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लैंड्स कहा जाता है। हार्मोन इसी को केमिकल कहेंगे और इसी केमिकल को ग्लैंड्स कहा जाता है। बेसिकली एक ऑर्गेन जहाँ से होता है केमिकल का सिक्रीशन, या यूँ कहें कि हार्मोन का सिक्रीशन, ग्लैंड्स कहलाते हैं। ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो टाइप का पाया जाता है। एक तो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो केमिकल का सिक्रीशन करके, हार्मोन का सिक्रीशन करके एक स्पेसिफिक डक्ट में प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक डक्ट से फ्लो करवाता है। वैसे ग्लैंड्स जिसके पास डक्ट है बेटा, वही ऐसा काम कर सकता है। और ऐसा ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें, ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल का सिक्रीशन तो करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है, लेकिन बेटा कोई स्पेसिफिक डक्ट्स में प्रोवाइड ना करके, स्पेसिफिक डक्ट्स में फ्लो ना करके, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में प्रोवाइड किया जाता है, ब्लड वेसल्स में इंपुट किया जाता है। और ब्लड्स के ज़रिए से, ब्लड्स के मीडियम से हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में वो हार्मोन्स मूव कर रही होती है, लेकिन फंक्शनली एक्टिव वही होता है जो उसका टारगेट ऑर्गेन है। बेटा ये मैंने क्या कह दिया, इसको आप इस तरीके से समझे। टेस्टोस्टेरोन से मुस्टैक का डेवलपमेंट होना है। टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट वैसे टेस्टिस ने किया था बेटा, और क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाला था। हमारे ब्लड्स में टेस्टोस्टेरोन बह रहा है, मतलब हर एक सेल्स के पास टेस्टोस्टेरोन पहुंच रहा है। क्या मुस्टैक आपके बॉडी के हर एक सेल में आ गए? नहीं बेटा, एक पार्टिकुलर जगह पे, एक टारगेट ऑर्गन पे। और उसी तरीके से अगर बियर्ड की बात करें तो बियर्ड एक पार्टिकुलर एक टारगेट ऑर्गन में, हमारे ब्लड्स में टेस्टोस्टेरोन बह तो रहा था, लेकिन एक पार्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के, पार्टिकुलर रीजन में जाकर के बियर्ड का आना कहीं ना कहीं ये टारगेट ऑर्गन पे फंक्शंस करता है। और ये इस बात को प्रूफ भी दे रहा है। फीमेल बॉडी की अगर बात करें, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट की बात होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सामने लाया जाता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो वैसे ओवेरी सेक्रेट करती है, ओवेरी सेक्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में डाला है। ब्लड में आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बह रहा है, लेकिन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उसी पार्टिकुलर रीजन से हो रहा है जहाँ से वो होना चाहिए बेटा। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से आपने देखा कि हार्मोन्स एक टारगेट ऑर्गन पे भी काम करता है। और ग्लैंड्स की जब बात हुई तो दो टाइप के ग्लैंड्स मिले मुझे। एक को मैंने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स लिखना जरूरी, मैं अभी समझता ही नहीं हूँ। और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर एक्सोक्राइन की बात करें तो यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप। एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ चुके बेटा आप लाइफ प्रोसेस में। दूसरा सीबेसियस ग्लैंड्स पढ़ चुके बेटा आप क्लास 8 में, एडोलेसेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने। और एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो आंसू निकालता है, टीयर आप जिसे कहते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आप बात करते हैं। वैसे तो मेरा मेन फोकस इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ही है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी अभी इसी पे टिकी हुई है। डिटेल में चर्चा इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, आखिर कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं पोजीशन के अकॉर्डिंग से आपको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बता रहा हूँ कि हेड रीजन पे कौन कौन से हैं। आपको बताने लायक होने को तो बहुत सारे हैं बेटा।
थोरेसिक रीजन पे ये आपका सर्विकल रीजन हो गया, उसके बाद फिर थोरेसिस रीजन पे कौन से हैं, एब्डोमिनल पे कौन से हैं, और फिर प्यूबिक रीजन या फिर गोनेड्स की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से पाए जा रहे हैं, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा एक बार हो जाए इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सुपर हेडिंग डालिए आप लोग। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि अगर डक्ट नहीं हार्मोन का सिक्रेशन हुआ है तो ये कहाँ जाएगा। आपको तो पता है बेटा हमारे बॉडी में एक ही तो मीडियम है, ब्लड। तो हेडिंग डालिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा आपको हेड रीजन पे चर्चा करेंगे। हेड रीजन पे आपका है हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम में आपसे मैंने कहा था कि ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड्स है, आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम से कनेक्ट, और आज भी मैं अभी वही बोल रहा हूँ कि ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है। फंक्शन क्या है इनके, इट रिलीज द रिलीजिंग फैक्टर्स। बस पिट्यूटरी पे आने दीजिए, आप समझ जाएंगे बेटा कि आखिर क्या बात कह रहा है। और हाइपोथैलेमस के नीचे पिनियल ग्लैंड्स पाया जाता, ये भी आप पढ़ चुके। जब फोर ब्रेन में आप एपिथैलेमस के बारे में पढ़ रहा था, मैंने कहा था कि एकोमोडेट होते हैं, और ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसको कहा जाता है। इट मेंटेन्स द स्लीप वेक साइकिल, कब सोना है कब उठना, ये बात को डिसाइड करने वाली हमारे पिनियल ग्लैंड से। और तीसरा जो हेड रीजन पे है डेट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स तो वैसे बेटा इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुतों को कंट्रोल करती है, और इसको भी कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। इस वजह से मैंने कहा था कि मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का काम बेटा वैसे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट सिक्रीट्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो स्पर्म और ओवम की बात होती, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब सिक्रीट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती। ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट वैसे तो पिट्यूटरी कर रही है, लेकिन इसको डायरेक्ट हाइपोथैलेमस करता है। और उसके बाद उसके नीचे आइए थोड़ा से सर्वाइकल रीजन पे, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड तो वैसे सिक्रीट करती है थायरोक्सिन, इट सिक्रीट्स thyroxine which helps in the metabolism of जो न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। क्यों, तो ग्रोथ के लिए। ठीक है, यहाँ से आपका ये थायराइड ग्लैंड्स तक कंप्लीट, डेट इज सर्वाइकल रीजन पे जो आपका एक था थायराइड। और पैराथायराइड भी होता है जो कैल्शियम प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। एनसीईआरटी में से डायग्राम में दिया है, और थ्योरी में क्योंकि चर्चा नहीं किया इसलिए मैंने भी नहीं बोला है, मैं भी बस मुंह से बोल रहा हूँ। डेट इज पैराथायराइड ग्लैंड्स कैल्शियम को रेगुलेट करती है, कैल्शियम प्रोडक्शन को लेकर के हमारे ब्लड्स में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और अब बेटा बारी थोरेसिस रीजन पे, जहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड पाया जाता है, चर्चा उसी पे होगी। थाइमस ग्लैंड
वैसे तो एडल्ट स्टेज के बाद अगर ओल्ड स्टेज की बात करें तो वहाँ पे डीजेनरेट हो जाता है, लेकिन जब तक ये रहती इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। टी सेल्स ये ब्लड का ही कंपोनेंट है जो कि हेल्प करती, विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और जब थोड़ा सा इस रीजन से नीचे आते हैं तो मुझे मिलता है एब्डोमेन, और एब्डोमेन में आपका बेटा पैनक्रियाज सबसे पहले ऊपर पे बैठी हुई है। पैनक्रियाज का काम होता है सिक्रीशन ऑफ SEC, secretion of insulin by the beta cells, which helps in the glucose metabolism या glucose level in helps in the maintaining glucose level in blood। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है कौन? पैनक्रियाज। और एक इसी एब्डोमिनल रीजन पे आपका एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स का पोजीशन कुछ इस तरीके से आपका ये रहा, किडनी बिन सेपिड मतलब किडनी, और इसके ऊपर पे बेटा कुछ इस तरीके से फैट की लेयरिंग होती है, और इसी को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स adrenaline and help in the fighting। ठीक है, लड़ने का काम आता है बेटा एड्रेनालिन। एक्चुअल में एड्रेनालिन क्या करती है? सबसे पहले आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है, हार्ट पे अब एक्ट किया, और हार्ट रेट जब इंक्रीज़ करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप होकर के लंग्स तक पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो एक्सचेंज करवा रही है, और ज़्यादा ऑक्सीजन है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, और इसी एनर्जी से आप लड़ पाएंगे। यही इसकी मैकेनिज्म है, डेट इज़ एड्रेनालिन के बारे में। पैनक्रियाज जो बीटा सेल से सिक्रीट होता है इंसुलिन, ये कार्बोहाइड्रेट्स के या सीधा कहें कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करती है, तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम इंसुलिन करता। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट की अगर बात होती तो अगर उनके ब्लड्स में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, हाई होने का रीज़न बस इतना सा है क्योंकि उसकी बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही, तो एक्सटर्नली इंसुलिन लिया जाता है, चाहे इंजेक्शन चाहे टैबलेट, आप सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेते। और अब बेटा बारी एब्डोमेन रीजन से नीचे की, डेट इज गोनेट्स। गोनेट्स में आकर के बाइफर्केशन होता है, गोनेट्स में बाइफर्केशन इस रूप में, मेल और फीमेल के फॉर्म में। मेल की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिस पाया जाता है, और फीमेल में ओवेरी पाया जाता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन, और ओवेरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलपमेंट में काम आता है, और जबकि टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में काम आता है, डेट इज मुस्टैक का आना, बियर्ड का आना, बॉडी ग्रोथ इंक्रीज होना, बाइसेप्स वगैरह जो डेवलपमेंट आपका होता है मेल बॉडी में, डेट इज़ दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्टोस्टेरोन। और एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है मैंने डिस्कस किया है कई बार, कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, मेमोरी ग्लैंड्स का एक्टिवेशन होना, और फिर बॉडी शेप साइज का चेंजेस आना, ये सभी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कराती है। वैसे क्लास 8th में आप पढ़ चुके हैं बेटा, और अभी क्लास 10th में भी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो वहाँ पे आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में भरपूर मात्रा में पढ़ेंगे। बेसिकली एक सेक्स हार्मोन है, ये भी सेक्स हार्मोन है।
तो यहाँ तक आपकी बात हुई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर के। मैंने आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग से बता दिया है कि सबसे पहले हेड रीजन पे कौन कौन से थे, उसके बाद फिर सर्वाइकल रीजन पे कौन कौन सा था, और फिर थोरेसिस रीजन पे कौन कौन से थे, और फिर एब्डोमेन और फिर गोनैड्स की बात हुई। और इस प्रकार से आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर आप कहें कि एनिमल्स में हार्मोन कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, कंप्लीट हुआ। और अब अगले क्लास में आप पढ़ेंगे प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। और यहाँ से इस प्रकार हमारे बीच एनिमल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, बाकी अगले एपिसोड।